दोस्तों, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट उसके बाद की भी कर रहे हैं, आई नो। बट ज़्यादातर स्टूडेंट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे टाइम में ना कई बार हमें लगता है यार अभी तो एग्ज़ाम को बहुत लंबा टाइम बचा हुआ है, राइट? और इस वजह से ना जब हम ऐसा सोचते हैं कि लंबा टाइम है, कर लेंगे तैयारी, हो जाएगी, इस वजह से कई बार हमारी प्रिपरेशन के अंदर एक तरह की लेथार्जी देखने को मिल जाती है। पर जब हमें पता होता है ना यार गोल पोस्ट कितनी दूर है, तो एक तरह से हमारी तैयारी के अंदर ना एक कंसिस्टेंसी, एक मोटिवेशन वो हमेशा बनी रहती है। अब यहाँ पे नोटिस करो, जैसे ये हमारे प्रीलिम बूस्टर के थंबनेल्स आप देखते होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 253 डेज़, 250 डेज़, 251 डेज़, इस तरह से। ये ना एक्चुअली क्यों लिखा गया है? ताकि ना आपको एक तरह से रिमाइंडर मिलता रहे कि हाँ यार, मैं अपने गोल पोस्ट की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना? 2025 वाले मुझे पता है अभी उनका लेटर है, बट फिर भी आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि एक रिमाइंडर आ रहा है। अदरवाइज़ होता पता है क्या है? जब लेट्स से 50 दिन रह जाएँगे, तब आपको लगेगा शिट यार अब तो सिर्फ 50 दिन रह गए, अब क्या करें? है कि नहीं? तो एक तरह से आपको पहले ही सोचना है कि हाँ यार, ये एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आखिरी के महीने मुझे इस तरह से मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीज़न करनी है, ये सब करना है, तो कहीं न कहीं मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है जितना मैं सोच कर बैठा हूँ। गेटिंग द पॉइंट? तो आपको इस तरह से ये जो नंबर ऑफ डेज़ है ना, ये एक तरह से आपकी कंसिस्टेंसी को हेल्प करने के अंदर इम्प्रूव करेंगे, एक तरह से मोटिवेशन की तरह आपको हेल्प करेंगे। बाकी आपका जो भी सुझाव है इसके रिगार्डिंग मुझे डेफ़िनिटली आप बताना, पर मेरी यही कोशिश है कि आपकी कंसिस्टेंसी के अंदर जितनी हेल्प हो सकती है उतनी मैं कर पाऊँ। राइट फ्रेंड्स? चलते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा वुमेन बिल था, ठीक है? उसका लोकसभा के द्वारा उसको क्लियर कर दिया गया है, राइट? इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप आप जानते ही हो, बहुत ही खराब चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर। अब एक चीज़ यहाँ पर और भी समझना, ये जो बिल है ना, इसके अंदर बात करी क्या गई है? बात करी गई है कि जो अ, ये जो इम्प्लीमेंट होगा, बेसिकली महिलाओं को जो आरक्षण की बात कर ली है, 1/3 थर्ड जो 33% की बात करी गई है, वो कब से लागू होगा? वो लागू होगा जब आपका जो अगला सेंसस होगा, फिर उसके बाद जो डीलिमिटेशन बेसिकली जो परिसीमन की एक्टिविटी होती है, उसके बाद होगा। अब आप एक बात इमेजिन कर रहे हो, हमारा तो सर जो सेंसस आना था वो 2021 में ही आ जाना था। बेसिकली 2020 में वो स्टार्ट होना था और 2021 में हमारे रिजल्ट आ जाने थे। पर सरकार की तरफ से उसको कंटिन्यूअसली डिले किया जा रहा है। अब टेक्निकली कोविड-19 का पहले बताया गया, कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। पर इतना लंबा डिले, अब तो हम सितंबर 2023 में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोला है कि जो 2024 के इलेक्शंस होंगे ना, लोकसभा के इलेक्शंस, उसके बाद हम सेंसस कराएँगे एंड उसके बाद फिर हम डीलिमिटेशन करवाएँगे। तो देखो ये कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी इसका कर रहे हैं कि आप उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना? इतना क्या लंबा प्रोसीजर है, सेंसस क्यों नहीं हो रहा? ये कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं। बट एनीवेज़ यहाँ पे अभी तक हमारे सामने न्यूज़ यही है कि लोकसभा ने इसको यहाँ पे पास कर दिया गया है, तो जो कि महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए एक काफ़ी अच्छा कदम यहाँ पे माना जा सकता है। राइट? तो दोस्तों डेट है आज की 21 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप में से जो भी स्टूडेंट्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूँ, आज 21 सितंबर है, तो आज ही आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो आप दे पाओगे। यहाँ पर अगर आप जो हमारा यूपीएससी प्रारंभ है, द 3 ईयर प्रोग्राम, उसके लिए आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है ना? तो क्या करना है आप आज आपको सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कभी भी 1 घंटा बीच में जब भी आप फ्री हो, आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? टेस्ट के क्वेश्चन 10th लेवल तक के होंगे, ठीक है ना? इसको आप अटेम्प्ट करोगे एसएटी एग्ज़ाम को एंड यहाँ पर आपको 100% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। इसका जो लिंक है, वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ पर जाके ज़रूर आप इसके अंदर एनरोल कीजिए एंड इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं, पर पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। और एक्चुअल में ना ये सारे क्वेश्चंस हमने कहीं न कहीं प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस ही करे थे, ये प्लेसेस इन न्यूज़ थे। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूँगा इसको, मतलब कल होमवर्क इसका आपका होमवर्क है बेसिकली, कल डिस्कस करूँगा इसका क्या आंसर होगा, बट आपको सभी को मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। अब मैं क्यों लेके आया हूँ क्वेश्चन? क्योंकि देखो यहाँ पे एक मुद्दा हमें डिस्कस करना है विद रिगार्ड्स टू नागोर्नो काराबाख। यहाँ पर ना इसकी लोकेशन समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए सीधा मैप पे ही चलते हैं। देखो यहाँ पर ना या इधर से देखो पहले, ये है आपका अज़रबैजान, ठीक है ना? और ये है आपका आर्मेनिया, ठीक है? इन दोनों के बीच में ना यहाँ पे एक एरिया देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है ना? इस एरिया को क्या बोलते हैं? यही नाम है नागोर्नो काराबाख रीजन। एक्चुअल में है क्या ना, ये जो एरिया है वो टेक्निकली बिलॉन्ग किसको करता है? ये बिलॉन्ग करता है अज़रबैजान को। पर यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस मतलब उनकी एथनिसिटी कौन-सी है? वो आर्मेनिया के साथ ज़्यादा अपने आप को कहीं न कहीं लिंक करते हैं। ठीक है ना? वहीं ज़्यादा लोग आर्मेनियन लोग ही यहाँ पे रहते हैं।
तो हुआ क्या, ओवर द टाइम इनके बीच में बार-बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, 1990 में देखने को मिला, अभी 2020 में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर ना एक सरकार बन गई है ये जो नगार्नो-कराबाख रीजन की, और इसका जो सरकार है, ये जो जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पे, वो रूल कौन कर रहा है? वो अर्मेनियन लोग ही यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो टेक्निकली ना अर्मेनिया इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, बट कहीं न कहीं इनकी सपोर्ट है अर्मेनिया की यहाँ पे, ये जो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे, ऐसा कह सकते हो आप यहाँ पे। तो ये मुद्दा काफ़ी पुराना है, ठीक है ना? जब कहीं न कहीं यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके बाद से भी, तो अज़रबाईजान और अर्मेनिया के बीच में कहीं न कहीं ये बार-बार डिस्प्यूट्स आते ही रहते हैं, तो ये एरिया आपको पता होना चाहिए। साथ में ही आपको ना यहाँ पे लाचिन कॉरिडोर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली हो पता क्या रहा है? ये देखो, ये अर्मेनिया ना, ये पूरा व्हाइट वाला, यहाँ पर ये रहा लाचिन कॉरिडोर, ये रेड से मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, ये हो क्या रहा है, नागोर्नो-काराबाख का ना, उसको अर्मेनिया के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो ये कॉरिडोर का नाम आपको कहीं न कहीं बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये एरिया इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये समझो, ठीक है? यहाँ पे आप नोटिस करो, ये रहा आपका अज़रबैजान, यहाँ पर आपके इस साइड आपका आ जाता है कैस्पियन सी, ठीक है? इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ एक बार समझ लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ ना अज़रबैजान की, तो अज़रबैजान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आप देख पाओगे, यहाँ पे नदर्न साइड पे रशिया आ गया, नदर्न साइड पे आपका यहाँ जॉर्जिया आ गया, उसी तरह से यहाँ पे ईरान आ गया, अर्मेनिया तो है ही है। पर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर आपको ना टर्की भी मार्क करना पड़ेगा। सर टर्की क्यों मार्क करना है? क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो, ये वाला जो एरिया ना नाक्चिवन, ठीक है ना? ये वाला जो एरिया है, इसको नाक्चिवन बोलते हैं। ये वाला एरिया भी तो टर्की के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ये देखो छोटा-सा एरिया है, ये सिर्फ 8 किलोमीटर, ये देखो इधर इधर वाला जो मार्क कर रहा हूँ। ये छोटा-सा जो एरिया ना 8 किलोमीटर का, ये भी यहाँ पर टर्की का बॉर्डर टच कर रहा है। तो कोई आपसे पूछे अज़रबैजान की कौन-सी बॉर्डरिंग है, तो भैया उसमें टर्की का भी आपको नाम लेना पड़ेगा। अर्मेनिया के बॉर्डर तो सामने-सामने आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है ना? ये हो गया आपका जॉर्जिया, तो है ही है नॉर्दर्न साइड के अंदर, टर्की भी है ही है, इधर ईरान भी है और अज़रबैजान तो है ही है। रशिया यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है? रशिया तो दूर है यहाँ पे ना अर्मेनिया से। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी कैस्पियन सी यहाँ पे अज़रबैजान को टच करता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अज़रबैजान की आप कैपिटल भी देख सकते हो, ये रही बाकू, ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे थोड़ा एक आइडिया रखना चाहिए। बाकी मैंने आपको ना यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी दी है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ना गैस और ऑयल पाइपलाइन्स देखने को मिलती हैं। तो कल को कुछ इनके बीच में गड़बड़ होगी, ठीक है? जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में रीजन है ना, उसको कॉकस रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे कल को कुछ गड़बड़ होगी ना, तो गैस और ऑयल पाइपलाइन्स कहीं न कहीं वो दिक्कत आ सकती है, उनको टारगेट किया जा सकता है। उस वजह से जो ऑयल प्राइसेज़ हैं ग्लोबली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एनर्जी की सप्लाई इफ़ेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ कंसर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया, अभी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो अर्मेनिया के क्लोज़ में है, ठीक है? जो नगोर्नो-कराबाख वाली जो गवर्नमेंट है ना, वो अर्मेनियन के साइड है, मतलब ऐसा आप मान सकते हो। इसको ना अर्त्साक के नाम से भी जाना जाता है, इन द अर्मेनिया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक आपका शायद क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर इंडिया किसकी साइड है? देखो इंडिया ऐसे बहुत ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी की साइड में है, बट आप थोड़ा कह सकते हो कि इंडिया थोड़ा अर्मेनिया के क्लोज़ में है। पर कहीं न कहीं ऑन द अदर हैंड अज़रबैजान के भी हम साथ में हैं, ठीक है? अज़रबैजान भी ना हमारा जो आईएनएसटीसी है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका एक इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ से गुज़र के जाती है। तो इंडिया दोनों की साइड है, बट थोड़ा-सा आप ऐसा मान सकते हो कि अर्मेनिया के साथ हम थोड़ा क्लोज़नेस ज़्यादा शेयर करते हैं। रीज़न बीइंग कि अज़रबैजान के थोड़ा ना पाकिस्तान के साथ अच्छे लिंक है, ठीक है? वो पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, उस मुद्दे के ऊपर कई बार अज़रबैजान वाले लोग ना, मतलब अज़रबैजान की जो सरकार है, वो कई बार आवाज़ उठाती है इंडिया के अगेंस्ट। इस वजह से थोड़ा इंडिया अज़रबैजान के साथ उतना क्लोज़ली नहीं है, पर ऑल्दो कनेक्टिविटी के साथ हम वहाँ पे उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हो। बाकी इंडिया कोशिश यही करता है, ठीक है ना, कि बैलेंस बना के चले, तो वो आप चीज़ जानते ही होंगे। बाकी इसके अलावा आप नोटिस करोगे, ठीक है, ये रहा आपका कॉकस रीजन, ठीक है ना? तो आप एक बात नोटिस करना, जो अर्मेनिया है ना, वो दरअसल में लेसर कॉकस का पार्ट है। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये आपके इधर ब्लैक सी हो गया, ये कैस्पियन सी हो गया, तो इसके बीच के एरिया को यहाँ पे इस तरह से कॉकस के नाम से जाना जाता है। बाकी आपने नोटिस कर लिया, अज़रबैजान का बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ टच होता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्रीन नज। इसको एक बार समझ लेते हैं कि आखिर ग्रीन नज का मतलब क्या है। देखो आप एक बार समझना नज को, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर ना नज का मतलब होता है कि आपको किसी डिसीजन बनाने के लिए ना उसकी तरफ आपको पुश करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो ना आपको 2 ऑप्शन दिए गए, ठीक है ना? 2 ऑप्शन आपके लिए दोनों बराबर से ही हैं, मान लो ऑप्शन। ऑप्शन 1 में कहा गया कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम होगा। दूसरे ऑप्शन के अंदर बोला गया कि नहीं यार, इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपके माइंड में ना साइकोलॉजिकली आएगा कि यार नहीं, मैं ना ऑप्शन 1 को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है, ऑप्शन उतने ही आपके लिए ल्यूक्रेटिव थे, पर आपको ना एक पुश दिया गया कि यार ये वाला कर लो, ठीक है ना? आपने उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यार ये वाला ही करना है, ऐसा नहीं कहा। पर एक तरह से आपको ना उस साइड में मूव करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस किया गया। इसी को बोलते हैं नजिंग।
दरअसल में ये जो नज थ्योरी है ना, रिचर्ड थैलर के द्वारा दी गई थी 2008 के अंदर। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि कहीं न कहीं आप कैसे एक तरह से स्टिमुलस आप दे सकते हो, एक नज दे सकते हो ताकि आपके डिसीज़न को इम्पैक्ट किया जाए। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर 2017 के अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब स्वच्छ भारत मिशन है, किसी ने आपको ये तो नहीं ना बोला कि आपको स्वच्छता रखनी ही रखनी है, ठीक है ना? सरकार ने बोला कि स्वच्छता रखोगे तो अच्छी बात है और बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरी आगे भी आए। गिव इट अप कैंपेन जो सब्सिडी की बात है, बहुत सारे लोग उसमें हेल्प करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हो गया, तो ये भी एक इस तरह से। तो यहाँ पर ना आपको एक सोशल और इकोनॉमिक चेंज के लिए आपको प्रमोट किया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको कमांड कर दिया गया, आपको बोला गया कि यही करो, ऐसा ही करो, नहीं, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं नजिंग। तो अभी ऐसा यहाँ पे ना स्टडी आई थी जहाँ पे बताया गया ना कि फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म्स के रिगार्डिंग कि अगर हम इस तरह से ग्रीन नज करें ना उनको, तो इफेक्टिव वे हो सकता है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करने का। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, जैसे कई बार ना आपने आई थिंक ज़ोमैटो में भी आता है, वो कहते हैं कि आपको कटलरी चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब जनरली वो बोल साथ में लिख देते हैं कि कटलरी अगर नहीं चाहिए तो इससे कहीं न कहीं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बच जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो आपका बिहेवियर भी उस तरफ को मूव करेगा। इसी तरह से यूके के अंदर बिग स्विच ऑफ कैंपेन हो गया। उन्होंने भी एक तरह से बोला कि आप लाइट्स को बंद कर दो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे। तो एनकरेज किया गया, यहाँ फोर्स नहीं किया जाता, एनकरेज किया जाता है। आपके अलग-अलग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनके माध्यम से कोशिश करी जाती है कि आपको ना बोला जाए कि आप ये चीज़ करो, अच्छी चॉइसेस करो ताकि कहीं न कहीं कम्युनिटीज़ और प्लैनेट को फ़ायदा हो पाए। तो इस तरह से आप चीज़ दे सकते हो। नीदरलैंड के अंदर भी पे एज़ यू थ्रो पॉलिसी यूज़ करी गई, यूएस के अंदर भी इस तरह की है। तो पॉइंट यही है कि जैसे इंडिया का ना लाइफ मिशन है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के लिए बोला लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी तो छोटे-छोटे बदलाव कर सकते हैं ना, जिससे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बदलाव चेंज आए, ठीक है ना? हम अपनी जो व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा यूज़ करें, मतलब व्हीकल्स को कम यूज़ करें, उसकी जगह अगर मुझे घर के पास में ही जाना है, तो मैं साइकिल से चला जाऊँ। अभी किसी ने सरकार ने फ़ोर्स नहीं किया मुझे कि भैया साइकिल से ही जाना है, पर कहीं न कहीं मेरे अपने अंदर मुझे पता है कि यार अगर सरकार बोले यार अगर आप साइकिल से जाओगे ना, तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बचेगा। तो मैं भी एक तरह से नज हुआ उस चीज़ के अंदर। तो इस चीज़ को बोलते हैं ग्रीन नजिंग, ठीक है ना? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन नजिंग। तो आई होप ये टॉपिक भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, किसान ऋण पोर्टल एंड विंड्स मैनुअल। इसका अर्थ क्या है? देखो ऋण का मतलब आप जानते होंगे, ऋण का मतलब होता है लोन। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा ना इसको लॉन्च किया गया किसान ऋण पोर्टल को अलॉन्ग विद विंड्स मैनुअल। देखो विंड्स जो पोर्टल है ना, वो पहले ही लॉन्च हो गया था। अब इस पोर्टल को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए एक बुक एक तरह से इन्होंने रिलीज़ करी है। पहली बात तो मैं विंड्स की फुल फॉर्म आपको समझाता हूँ। विंड्स की फुल फॉर्म है आपकी वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। इसका क्या अर्थ है सर यहाँ पे विंड्स का? देखो नाम में क्लियर है, वेदर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। तो इस पोर्टल के माध्यम से क्या होता है ना, डेटा एनालिटिक्स आ जाते हैं वेदर के रिगार्डिंग। उस डेटा एनालिटिक्स को हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर डिसीजन मेकिंग करने के लिए। क्योंकि अगर हमें पता है कि यार वेदर कैसा रहने वाला है, क्या-क्या बदलाव आने वाले हैं, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग एग्रीकल्चर के अंदर थोड़े बेहतर ढंग से करी जा सकती है। हमारे फार्मर्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को उनको अच्छा डिसीजन बनाने के अंदर अच्छी हेल्प हो सकती है, डिज़ास्टर के अंदर हेल्प हो सकती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग होती है, उनको हेल्प हो सकती है। तो ये सारी विंड्स पोर्टल के अंदर होती है। पोर्टल को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए मैनुअल को लॉन्च कर दिया गया। और ऋण पोर्टल, ऋण तो आप जानते हो लोन होता है, ठीक है ना? तो किसानों का जो लोन होता है, वो एक ही जगह पे हमें प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएँ कि कितना लोन डिसबर्स हुआ, प्रॉपर पूरा डेटा, प्रॉपर उनके क्लेम्स वगैरह क्या थे, स्कीम का कितना यूटिलाइज़ेशन किया किसी ने। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी किसान ऋण पोर्टल के ऊपर, मतलब सरकार को मिल जाएगी एक तरह से, तो सेंट्रलाइज़्ड हब हो जाएगा। तो बैंक्स को बोला गया है कि 31 दिसंबर तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ऑन किसान ऋण पोर्टल। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, आरवीपी अवार्ड्स के नाम से इनको जाना जाता है। देखो एक्चुअल में ना क्या है, जो साइंस अवार्ड्स होंगे ना, अब उनको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा और टोटल 4 कैटेगरीज़ हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, पिछले साल डिसाइड किया गया था कि जितने भी आपके साइंस के अंदर अवार्ड्स हैं, उनका हम एक ही नाम रख देंगे, मतलब नाम रख देंगे रादर उनको एक ही कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब कैटेगरी नहीं बोलूँगा, उनका एज़ इन ना कि जैसे कि जितने भी अवार्ड्स थे उनको हम हटा देंगे, उसकी जगह अब यही एक चीज़ होगी। तो हुआ क्या है यहाँ पर, अब आज के टाइम में ना आपको टोटल 4 कैटेगरीज़ देखने को मिल जाएँगी। थोड़े दिन पहले ना हमने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब ना उनका भी नाम चेंज हो गया है। एक्चुअली उनका नाम रख दिया गया है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ठीक है ना? ये किनको दिया जाएगा? ये यंग साइंटिस्ट, बेसिकली जो 45 साल से कम वाले होते हैं ना, अगर उन्होंने कुछ अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उनको ये चीज़ दी जाएगी। उसी तरह से ज्ञान रत्न ये मिलेगा जिन्होंने, साइंटिस्ट ने अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए उनको अवार्ड दिया जाएगा। विज्ञान श्री सभी के लिए एप्लीकेबल है, ये डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन कोई भी करे किसी भी एज का, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। उस तरह से विज्ञान टीम की बात करें तो ये 3 और मोर की जो टीम्स होंगी ना, उनको रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका है। तो ध्यान से समझना हुआ क्या है ना, जो भटनागर अवार्ड्स हैं
वो अभी तक दिए जाते थे किसके द्वारा? CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पर अब इनको कौन देगा सारे अवार्ड्स को? अब दिए जाएंगे बाय राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कहाँ कौन देगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ध्यान में रखना है कि DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि सारे इंटरनल अवार्ड्स को अब मतलब यही देंगे, बट एक्सेप्ट वन अवार्ड। कौन सा? जो होमी जहांगीर भाभा जी के नाम के ऊपर था ना, उनका जो अवार्ड है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और, ऐसा नहीं है हमारी सरकार ने बोला हमने कोई अवार्ड हटाया नहीं है, बस उनको रैशनलाइज किया है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो हमारी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है वो यहाँ पर इन अवार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉमिनेट कोई भी खुद को भी कर सकता है, एंड फिर अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया। तो नियरली इस तरह से ना जो 300 अवार्ड्स है उनको रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर एक कमेटी बनाई थी कि हम इसको बदलाव करें इसके अंदर, और अब इसके बदलाव हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर भी दिए हैं। कोई भी खुद को भी नॉमिनेट कर सकता है कि मैं भी हूँ। अब ध्यान रखना, ये जो अवार्ड्स हैं स्टार्ट होंगे 2024 के अंदर, और यहाँ पर क्या होगा, ये 11 मई को अनाउंस किए जाएंगे। 11 मई को ना आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ 11 मई के बारे में। होता क्या है ना, 11 मई को हमने जो 1998 के अंदर न्यूक्लियर जो टेस्ट किए थे वो इस दिन किए थे। तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम उस दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। इस साल का जो थीम था ना वो स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग मिशन टू इनोवेट था, 2023 का थीम, जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे का। और नेशनल स्पेस डे तो थोड़े दिन पहले ही हमने डिस्कस किया, जब हमारा जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, तो उसी दिन को हम यहाँ पे नेशनल स्पेस डे के तौर के ऊपर मनाते हैं। तो हुआ क्या है ना कि अवार्ड्स को अनाउंस किया जाएगा कब? आपका 11 मई को। पर जो अवार्ड्स दिए जाएंगे लोगों को वो 23 अगस्त यानी कि नेशनल स्पेस डे को दिए जाएंगे। ये अवार्ड्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो टोटल यहाँ पे 56 अवार्ड्स होंगे। यहाँ पर 3 विज्ञान रत्न हो गया, 25 विज्ञान श्री, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हो गया, और 3 विज्ञान टीम अवार्ड हो गया। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये अलग अलग देखो टोटल 13 डोमेन्स है। अब 13 डोमेन आपके लिए याद करने तो पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे एक आइडिया ले लो। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर साइंसेस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, ये इस तरह से इसके अंदर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स हैं वो वहां पर जो आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो देगा ना, वहां पर आपके कैश प्राइस होंगे। बट अदरवाइज बाकी जो अवार्ड्स हैं वहां पर कोई भी कैश कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कैश नहीं दिया जाएगा, सर्टिफिकेट और मेडेलियन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। किसके द्वारा? या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। कल देखो हमने एक भरूच फ्लड्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, भरूच और नर्मदा के ऊपर। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है ना, इसकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है। तो ब्रैकिश वाटर रिसर्च सेंटर ने ऐसा बोला है कि जो ये फ्लड्स थे ना, ये मैन मेड है। मैन मेड मतलब कि कहीं ना जो सरदार सरोवर डैम के ऊपर जो लोग काम करते हैं, उन्होंने अपने काम को ढंग से नहीं किया। जब देखा उन्होंने पानी बढ़ रहा है, उस टाइम पे सही समय के ऊपर ना बेसिकली डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं थी। समझे इस बात को, कि आप ना डेटा को मॉनिटर करते रहो, देखते रहो कितना पानी हो चुका है, उसके हिसाब से डिसीजन लो। पर ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया। वहां की सरकार ने थोड़ी सी लेथार्जी दिखाई। ये भी वहां की सरकार के ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितने सही है कितने गलत है तो समय के साथ हमें पता लगेगा। पर हमने जो पढ़ना था भरूच फ्लड्स, नर्मदा फ्लड्स, वो हमने यहाँ पे कल पूरा डिस्कशन कर लिया था। किसी ने मिस कर दिया है तो कल का जाके लेक्चर वो देख सकता है। आगे चलते हैं, संविधान सदन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, उसका नया नाम क्या, मतलब उसका नाम क्या होगा? उसका नाम रख दिया गया है संविधान सदन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, ठीक है ना। आप जानते हो ये सारे एरिया को ना क्या जानते हैं हम? आपने लुटियंस जोन करके सुना होगा, ठीक है ना। लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं कई लोग। तो यहाँ पे इस इकॉनिक बिल्डिंग को किसने डिजाइन किया था? ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो एडविन लुटियंस हैं, एंड साथ साथ जो हर्बर्ट बेकर है, इनको द्वारा इसको कंप्लीट किया गया था 1927 के अंदर। अब ये एक तरह का म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी की तरह सर्व करेगा, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी की रिच हिस्ट्री को यहाँ पे दिखाएगी। उसी तरह से एक छोटा सा और न्यूज़ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट्सएप चैनल आप जानते होंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप के ऊपर आप अब चैनल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी चैनल बन चुका है, हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनका भी है, अरविंद केजरीवाल जी का भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फेसबुक है ना, बेसिकली जो मेटा है, उसने व्हाट्सएप चैनल्स को यहाँ पे रोल आउट कर दिया है। तो वन वे ब्रॉडकास्ट चैनल, वन वे मतलब कि हम ऐसे मोदी जी से बात नहीं कर पाएंगे, पर मोदी जी को जो अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो हमारे तक वो पहुंचा पाएंगे। तो वन वे चैनल इसको बोलते हैं, कि सामने वाला आपके तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है, ब्रॉडकास्ट कर देगा। वो अपने आप से मैसेज डाल देंगे, हम सब जो भी उस चैनल के अंदर हैं उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, मल्टीमीडिया, पोल्स, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। वो अपने बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके रिगार्डिंग चैनल्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की कुछ डिस्कशन। ये कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। साथ में ही 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। इंडियन एलिफेंट के रिगार्डिंग थोड़े दिन पहले ही डिस्कशन किया था, तो ये मुझे आप बताना। एंड साथ ही जो लिप्टाको गोरमा रीजन, ये हमने डिस्कशन किया था, तो इसका भी मुझे आप आंसर नीचे कमेंट्स में बताओगे।
कल जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन कर लेते हैं। श्रेयस स्कीम के बारे में, तो बिल्कुल ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ही है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि एक और भी श्रेयस स्कीम है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी जाती है, ठीक है। कल फ़र्क समझाया था। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा करी जाती है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है ना, नाम बदल दिया गया है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है, ठीक है ना। तो पुरानी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी स्टूडेंट ने कमेंट किया था। होयसाला टेम्पल की बात करें तो वेस्ट बंगाल नहीं भैया, ये कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का नीति आयोग है, ये बात भी गलत है, ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है। बीमा सुगम पोर्टल वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज, ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा, नर्मदा रिवर जो है क्या एक रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। बिटवीन सतपुरा, बिल्कुल सतपुरा आपके साउथ साइड में देखने को मिल जाएगा। अरावली रेंज नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आएगा आपका विंध्यन रेंज होती है नॉर्थर्न साइड के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी पांचवी भी फॉल्स हो जाएगी। इसके अलावा मैंने दो क्वेश्चन भी दिए थे, एक था एडिस अबाबा डिक्लेरेशन, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। लैंड डिग्रेडेशन हो गया, आपका डिजर्टिफिकेशन हो गया, ड्रॉट हो गया, उसके रिगार्डिंग ये चीज यहाँ पे देखी जाती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। दूसरा था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिगार्डिंग, ये पहला कह रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फिक्स टाइम के लिए इशू होते हैं, जो कि अनाउंस करता है कौन, एसबीआई। देखो यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी, कौन अनाउंस करता है, ये अनाउंस किए जाते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। दूसरे की बात करें, मिनिमम होल्डिंग इसमें 1 ग्राम होती है, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम होती है 5 किलो पर इन्वेस्टर, नहीं, ये 4 kg पर इन्वेस्टर होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिविजुअल्स ही इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल्स के अलावा आपके जो एच होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, इवन उसके अलावा जो आपके ट्रस्ट हो गया, ठीक है ना, तो वो भी बिजनेसेस वगैरह भी आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक 20 किलो तक की उनकी लिमिट है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत है। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से नॉट करेक्ट है, तो भैया तीनों ही नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।